टेस्ट नंबर 4 टॉपिक रहेंगे एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन। पहला क्वेश्चन देखो। Two different kinds of attitudes exhibited by public servants towards their work has been identified have been identified as bureaucratic attitude and democratic attitude. तो एक तो क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड किसका आइडिया था? नेक्स्ट पेपर, है ना, कि जो भी रूल्स है उनको फॉलो करो, लकीर के फकीर। दिस इज द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक मतलब अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, ठीक है, और लोगों के बारे में सोच के डिसेंट्रलाइज्ड वे में, दैट इज अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, है ना। तो सिचुएशन को समझ के कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो दो एटीट्यूड ही हो गए। अब आपको करना क्या है इनमें, पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स। दोनों में बताओ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, एंड राइट देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो उनकी मेरिट और डिमेरिट लिख दिए ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की। इज इट पॉसिबल टू बैलेंस द टू, और फिर ये बताना है क्या पॉसिबल है कि दोनों को बैलेंस कर ले, या दोनों अलग अलग ही होना चाहिए। बैलेंस द टू टू क्रिएट अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 10 मार्क्स 2015 में आया था, 7 मिनट्स, 10 मार्क्स स्टार्ट। चलो भाई, हो गया टाइम ओवर। देखो, पहले तो आप इसका बताओ कि ब्यूरोक्रेसी में कोई कोर्ट से लिख दो, या फिर दोनों लिख सकते हो। पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन स्टेट्स, उनका रोल बता दो, है ना। या तो पब्लिक सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स का रोल बता दो कि क्यों लेके आए हम ब्यूरोक्रेसी को, सर्व ही करना है पीपल को। अब चाहे वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, उससे मतलब नहीं है ना, हमें तो अल्टीमेटली सर्विस करनी है, ठीक है। तब आप बताओगे इन दोनों की क्या जरूरत है, क्या फायदे नुकसान है, और दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए अल्टीमेटली हमने जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कोट है कि पावर इज नॉट गिवन टू यू टू रूल ओवर द पीपल, इट इज गिवन टू यू सर्व द पीपल। तो आपको भी अपने इंटरव्यू में या आंसर में ये रिफ्लेक्ट करना है अपने, आप वहां पे जाके कोई रूल करने नहीं जा रहे, आप सर्व करने जा रहे हो। तभी नाम क्या है, सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस दोनों अलग चीज है। पब्लिक सर्विस एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सब आ जाता है, जजेस हो गए या बाकी हो गए, सब पब्लिक सर्विस एक ब्रॉड टर्म है। आप लोग किसी जाओगे सिविल सर्विसेज में, तो सर्विस जब वर्ड आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आप सर्व करने जा रहे हो, तो आपने इसलिए बताया। अब देखते हैं इन एटीट्यूड में क्या फर्क है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, इसका फोकस किस पे रहता है, आपका रूल बेस्ड हिरार्की पे, कि हिरार्की को फॉलो करना है, वैसे फाइल जाएगी, रूल बेस्ड रहेगा, रूल से फोकस रहेगा। जो आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है वो किसकी बात करेगा, पार्टिसिपेशन की, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस की, इक्विटी की। सेकंड, इसका ओरिएंटेशन क्या रहता है, प्रोसेस ओरिएंटेड, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। जबकि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का क्या रहेगा, आउटकम ओरिएंटेड, प्रोसेस को चाहे थोड़ा हम चेंज कर दे लेकिन आउटकम सही होना चाहिए। तो ये इनका ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। फिर इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कैसे होगी, टॉप से बॉटम, और यहाँ पे क्या होगी, बॉटम अप। ये भी लिख सकते थे आप। उसमें एक और क्या लिख सकते हो आप, जो वैल्यूज है वो वहां पे क्या होंगी, वैल्यूज न्यूट्रलिटी, लीगैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उनको मतलब नहीं है कुछ भी, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिव, जो रूल लिखा है उसी को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी और लीगैलिटी। इधर आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या, किन वैल्यूज को देखोगे, आप देखोगे केस कैसा है, कंपैशन, एम्पैथी और जस्टिस को देखोगे। तो ये वैल्यूज डिफरेंस हो गया यहाँ पे। लास्ट में मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हैं, तब आप जो डिफरेंशिएट कर सकते हो। कि एक टैक्स ऑफिशियल है, ठीक है, ही इज इंसिस्टिंग ऑन कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द पेपर बिफोर एनी सर्विस। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, कुछ भी हो, कि मैं तो भाई आप पहले पेपर पूरा करो तब मैं आपको कोई सर्विस दूंगा। जबकि दूसरी जगह पे क्या है, एक ऑफिसर दूसरा है, ही इज फैसिलिटेटिंग द क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल। किसी को कोई दिक्कत है, ये मैंने दे रखा मॉडल आंसर में, लिख लेना ये वाला पॉइंट मैंने अभी किया है, कि एक ऑफिसर है जो फटाफट ग्रीवांस रिड्रेसल कर रहा है, फैसिलिटेटिंग क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर जेन्युइन केसेस। ये ध्यान रखना है, कोई पर्टिकुलर केस आ गया जहां पे अर्जेंसी है, जेन्युइन केस है, तो वहां पे उसको फास्ट आपको ग्रीवांस रिड्रेसल करना पड़ेगा। तो ये वो दूसरा वाला क्या कहेगा, नहीं भाई पहले पूरा प्रोसेस फॉलो कर, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। और इधर वाला क्या है, डेमोक्रेटिक। तो ये एग्जांपल से आप डिफरेंशिएट करोगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ओल्ड स्टाइल राशन शॉप। वो पहले पूरा फॉर्म भरवाएंगे, करेंगे उस तरीके से, वो पूरा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड फॉलो करते थे जो पहले राशन शॉप होती थी। आजकल का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, जन सुनवाई। तो जन सुनवाई जहां पे पब्लिक हियरिंग होती है, लोगों से पूछा जाता है
क्या दिक्कत है वहीं पे सोल्व की जाती है विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी फॉर्म फिलिंग एंड ऑल। तो वो क्या है आपका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ये फर्क है दोनों में। अब आगे का पार्ट देखते हैं। ये हमने कर लिया था। तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐड किए दो, ये यहाँ पे दे नहीं रखे। अब देखो एटीट्यूड के मेरिट क्या है। अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को फॉलो करता है तो उसके फायदे ही है, वो ऑर्डर बना रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके फायदे, इट एंश्योर कंसिस्टेंसी, लगा क्यों सब टाइम से काम होगा, सब तरीके से होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। प्रेडिक्टिबिलिटी कि भाई ऐसे अगर आप इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आएगा, अगर आप फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे काम होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, प्रेडिक्टिबिलिटी है, लीगैलिटी है, न्यूट्रलिटी है। इस साइड इसके ब्यूरोक्रेटिक के आपके वो क्या है आपके डिमेरिट्स, इट कैन लीड टू रेड टेपिज्म, वो फाइल फॉलो करो लंबा हो जाता है रेड टेपिज्म, ठीक है। इनसेंसिटिविटी हो सकती है, रिस्पेक्टिव ऑफ द केस दे आर बिहेविंग इन द सेम मैनर, तो इनसेंसिटिविटी हो जाती है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर केस। बल्कि पब्लिक सर्विस में तो केस बाय केस पे हमें कई बार ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज वी आर नॉट टू शो द पावर, वी आर हियर टू सर्व द पीपल। देन लास्ट इज द डिले भी हो सकता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में क्या फायदे होंगे इसके, इट प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस, ठीक है। तो इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करेगा, इक्विटी, एम्पैथी एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस लेके आएगा ये। पर इसकी डीमेरिट क्या है, इट मे कॉज पॉपुलिज्म, ज्यादा ही हम लोगों के पॉपुलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पॉपुलिज्म हो जाएगा। प्रोसीजरल बाईपासिंग, प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, उनका बाईपास हो जाएगा। एंड लॉस ऑफ डिसिप्लिन, यार कर दो लोगों को ज्यादा ही मतलब बाईपास, पॉपुलिज्म को ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये एक इशू आ सकता है। तो हमें करना क्या है इसका बैलेंस। ये अब सेकंड पार्ट आ गया, एक पार्ट ऊपर डील कर लिया हमने ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बी पार्ट था कि वो बोल रहा है दोनों को बैलेंस कर सकते हैं क्या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो करना ही बैलेंस है। और आगे भी कभी एटीट्यूड का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों को बैलेंस करके बताना है कि ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों जरूरी है। अब वो जरूरी कैसे, डिफरेंट एग्जांपल से आप समझाओगे। बैलेंसिंग द टू एटीट्यूड्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अ रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर, ये भी आप देखो कि ब्यूरोक्रेटिक स्पाइन हो, यानी कि फ्रेम या पूरा स्पाइन जो वो हमारे किसके हो ब्यूरोक्रेटिक हो, पर हार्ट किसका हो आपका डेमोक्रेटिक, बट ना डेमोक्रेटिक हार्ट। तो ऐसे ब्लेंड करना जरूरी है। बैलेंस इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एथिकल ओरिएंटेशन, तो ये बैलेंस पॉसिबल है अगर आप इंस्टीट्यूशन के अंदर रिफॉर्म लेके आओगे और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी ट्रेनिंग ऐसे करोगे, ठीक है ना, या फिर हम उनको ओरिएंटेशन कैसे करेंगे एथिकल, तो ये पॉसिबल है ब्लेंड करना। और वो कैसे कंट्री की डेवलप में हेल्प करेगा आप देखो। एथिकल लीडरशिप, तो इसमें आपने थिंकर्स को लिंक किया है, एरिस्टोटल का फ्रोनोसिस जो है प्रैक्टिकल विजडम, और ग्रीन लीफ सर्वेंट लीडरशिप, ये दोनों क्या कहते हैं, लीडर मस्ट अपहोल्ड रूल्स वाइल एंश्योरिंग कंपैशन, कि लीडर्स को रूल्स तो करना ही है एडहेयर, बट कंपैशन का भी ध्यान रखना है। और अपना नाम मतलब एरिस्टोटल का और इनका नाम दे दो तो थिंकर भी ऐड होगा उसमें। देन एग्जांपल आप दो दे सकते हो कि ई श्रीधरन है, उन्होंने रूल बेस्ड किया सारा, टाइम से कंप्लीट किया मेट्रो का काम, ठीक है, लेकिन उसमें भी कम्यूटर्स की कन्वीनियंस को देखा कि पहले कहां पे रूट देना है, कहीं ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही लोगों को। वो तो कहता नहीं मेरे को तो प्रोजेक्ट मिल गया, मैं तो अब कैसे भी करूं, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ही रूल बेस्ड हो गया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं यार अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं, पहले वहां की मेट्रो बनाते हैं, वहां पे ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या किया उन्होंने, यूज अपना दिमाग लगाया, कंपैशन लगाया उसमें। तो ये आपको मिक्स करके करना है काम को, ठीक है। एनफोर्स रूल बाउंड एफिशिएंसी, तो रूल बाउंड थी वाइल प्रायोरिटाइजिंग कम्यूटर्स नीड्स, कम्यूटर्स की नीड के अकॉर्डिंग अपने काम को प्रायोरिटाइज किया, ठीक है। चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ी डिस्क्रिप्शन होती है अपने काम को कैसे करवाना है करना है, वो हम कैसे करें पब्लिक इंटरेस्ट में करें तो बेटर है। पार्टिसिपेटरी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कैसी हो, कंबाइन द रूल फॉलोइंग विद द कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब मान लो मैं आपको एंगेज कर रहा हूँ पार्टिसिपेशन की, आप भी अपने व्यूज दो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे खड़े होकर डांस करके व्यूज करो, तो रूल तो आप फॉलो करोगे, बैठोगे अपनी जगह पे ही तरीके से करोगे, दैट इज अ रूल बेस्ड, लेकिन आप अपनी बात भी सुनी जा रही है। तो पार्टिसिपेशन विद रूल बेस्ड, ये भी एग्जाम्पल किसका है जहां पे हम ब्लेंड कर रहे हैं डेमोक्रेटिक को ब्यूरोक्रेटिक। तो पार्टिसिपेशन हुआ कंबाइंड रूल फॉलोइंग विद द कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वहां पे चला सब कुछ, एक बजट आएगा, तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज डेटा होगा रूल बेस्ड, बट लोगों से सुना जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो पार्टिसिपेटरी और ब्यूरोक्रेटिक को हमने क्या एक साथ लेके चलना, तब डेवलपमेंट आएगी। यूज रियल टाइम डेटा, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी, जो डेटा को आपने तरीके से रियल टाइम, वाइल एनकरेजिंग लोकल इनोवेशन, वो क्या होगा आपका डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो आप कंबाइन करके एग्जांपल डालोगे अपने।
थर्ड एग्जांपल देखो, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नेंस, सीपी ग्राम, माई जीओवी, आरटीआई पोर्टल्स प्रोवाइड ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी किसकी वैल्यू है, ब्यूरोक्रेटिक की, वो आपको करना है, ट्रांसपेरेंसी तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेटिक फीडबैक लूप्स, लेकिन लोगों से भी हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक। तो आप इन पोर्टल्स के एग्जांपल भी डाल सकते हो जहां पे इन्होंने दोनों में कंबाइन किया, और इससे फिर क्या हो रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन क्या पूछा था, इन दोनों को मिला के क्या आप कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यूपीआई डीबीटी एंश्योर रूल बेस्ड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ये ब्यूरोक्रेटिक, वाइल एम्पावरिंग द सिटीजन डायरेक्टली, वो डेमोक्रेटिक हो गया अकॉर्डिंग टू, ठीक है डाल देना हमारा। लास्ट फोर्थ इज द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एथिकल कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग इन इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स ऑफ केयर एंड ट्रस्टीशिप टू ऑफिसर्स, बैलेंस लीगैलिटी विद एम्पैथी। तो मैंने यही कहा था, हम कर सकते हैं इसको कंबाइन, आप ट्रेनिंग करो ऑफिसर्स की कि भाई आपको लीगैलिटी के साथ एम्पैथी, कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी ध्यान रखना है, इसीलिए एथिक्स का पेपर आपका एथिक्स का डाला हुआ है, ताकि वो एथिक्स वाला पार्ट भी आपका बैलेंस रहे, क्योंकि केवल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्लस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए। लास्ट इज द स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, फ्रंटलाइन ऑफिशियल शुड एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन विद द ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क, ये मैंने आपको बताया, आपको एक केस स्टडी में बड़ा हेल्प करेगा, ब्यूरोक्रेटिक प्लस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो वहां पे आपके डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी, कई कई जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको ट्रांसपेरेंटली मेंशन होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। कल भी मैंने आपको कहा था, बिजनेस में मेन रूल क्या था, एक तो अंडर डिलीवर, ओवर अंडर प्रॉमिस, ओवर डिलीवर, और दूसरा जो भी कर रहे हो आप ट्रांसपेरेंटली करो। ऐसे ही इसमें कहोगे ठीक है डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये काम किया, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट हो, सीनियर को इन्फॉर्म हो, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी किसका काम है, आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का, कि आपने ट्रांसपेरेंटली किया है, पर किया अपने डिस्क्रिप्शन से, जैसी डिमांड की, नीड, सिचुएशन की नीड थी, वैसे हो गया। तो ये वर्ड्स आपको अगर दिमाग में होते हैं, ट्रांसपेरेंटली, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ये सब तो हो जाए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर मस्ट कंबाइन रूल कंप्लायंस विद सिटीजन सेटिस्फेक्शन। अब दूसरा देखो, ये एग्जांपल, और आपने इंडिकेटर निकाल दिए, रैंकिंग निकाल दी, उसमें केवल रूल बेस्ड मत देखो, तो रूल बेस्ड देखेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा, सिटीजन की सेटिस्फेक्शन देखो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, दिस इज द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ग्रोथ ग्रोथ देख रहे हैं, डेटा डेटा देख रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक प्लस डेमोक्रेटिक, जहां पे ग्रोथ भी हो रही है, पर सिटीजन की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वो भी देखी जा रही है। कोई और स्मार्ट बच्चा अगर लिंक करना चाहता तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट को भी यहाँ पे लिंक कर सकता था, कि कैसे वो ब्यूरोक्रेटिक है जो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, केवल डेटा को देख रहे हैं, और ये डेमोक्रेटिक प्लस ब्यूरोक्रेटिक जहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कंसिडरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। ये आगे समझ में, ये केस स्टडी मैंने दी है, इसको आप देख लेना। हर एक क्वेश्चन में मैंने एक लेटेस्ट जो 2024 या 25 में केस स्टडी है वो आपको दे दिया, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इस जो आपका वहां पे ग्राम पंचायत हेल्प डेस्क बनाई है, ठीक है, झारखंड में, जहां पे लगभग इतने लोगों को वेलफेयर स्कीम का फायदा हुआ, तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट क्या था कि प्रोसेस कैसे थे, स्टैंडर्डाइज थे, और उसमें डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट क्या था क्योंकि लोकल वीमेन इन्वॉल्व थी। तो ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों को हमने बैलेंस करके कैसे रिजल्ट निकाला है, फास्टर रिड्रेसल, हायर वेलफेयर एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड द ग्रेटर स्टेट सिटीजन ट्रस्ट। तो कैसे आपने ब्यूरोक्रेटिक, एक इनिशिएटिव था, यही केस स्टडी लिखने का तरीका है, एक इनिशिएटिव है, उसके क्या ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट था, क्या उसका डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट था, कैसे हमने बैलेंस किया और क्या उसका रिजल्ट आया। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऐसी जो केस स्टडी हर मॉडल आंसर मिलेगी, कहीं पे भी जब आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको यूज कर लेना, तो वो ढूंढने का टाइम बच जाएगा आपका। और जैसे आप कहानियां लिखते हो अपने आंसर में, आधे पेज में तो आप केस स्टडी लिखते हैं, मैंने इसको 3 लाइन में खत्म किया है, ये भी छोटा हो जाएगा अभी और, तो आप मॉडल आंसर ये भी सीख सकते हो कि अपने आंसर को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ये मॉडल आंसर कम से कम 6-7 बार रिवाइज हो चुके हैं, क्योंकि जब पहले बनाया मैंने इसको, फिर 2 बार मैं पढ़ता हूँ उसको, फिर एक बार रिव्यू होता है ये, फिर एक बैच खत्म हो गया, अब सेकंड बैच में वापस ये रिव्यू हो रहा है 2 बार और। तो ये जो आपको मिल रहा है बहुत रिफाइंड आंसर मिल रहा है, इसको आप मेहनत करने जाओगे तो 6-7 महीने तो आप एथिक्स एथिक्स में लगा दोगे। मैं इसको कवर करूंगा 15 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये आप समझो बहुत रिफाइंड होके आपके पास आ रहे हैं आंसर, बस इसको इनकलकेट करना अपने दिमाग के अंदर, तो टाइम वेस्ट नहीं करना बनाने में, वो मैं बना चुका हूँ सारे काम। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर कंक्लूड कर देना इसको, कि नीदर ब्यूरोक्रेटिक नॉट डेमोक्रेटिक अलोन एंश्योर द जस्ट गवर्नेंस, हमें दोनों चाहिए। रूल विदाउट एम्पैथेड ब्रीड एलियनेशन, अब केवल आपने रूल लगा दिए, मैं आपको रूल फॉलो करवा रहा हूं बस, पर आपसे कभी कनेक्ट नहीं कर रहे, एम्पैथी नहीं है, आपकी दिक्कत नहीं समझ रहे, तो क्या होगा, एलियनेशन हो जाता है।
तो रूल्स विदाउट एम्पैथी ब्रीड्स एलियनेशन, व्हाइल एम्पैथी विदाउट रूल्स रिस्क डिसऑर्डर। दूसरा, मैं आपकी पॉपुलिज्म, आपकी बातें माने जा रहा हूं, अरे कर लो यार हो जाओगे पास, कोई रूल नहीं है, कोई पढ़ा नहीं रहा हूं आपको मैं, तो उससे क्या होगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ये समझो आप, दोनों को जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। रूल के टाइम पे रूल, एम्पैथी के टाइम पे एम्पैथी, दोनों को कंबाइन करना ही पड़ता है। पब्लिक सर्वेंट मस्ट इंटीग्रेट डियोंटोलॉजिकल यानी कि ड्यूटी रूल्स एंड द वर्च्यू एथिक्स यानी कि जो अच्छे वाले बात होगी, ठीक है ना, कैरेक्टर एम्पैथी, टू क्रिएट अ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज लॉ बाइंडिंग येट ह्यूमेन, एफिशिएंट एंड येट इंक्लूसिव, फुलफिलिंग पटेल विजन ऑफ पावर एज सर्विस नॉट डोमिनेशन, जो हमने कोर्ट से स्टार्ट किया था, पावर एज सर्विस नॉट एज डोमिनेशन, कंप्लीट हो गया। इस बैच में आराम से करवा रहा हूँ, धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, स्ट्रक्चरिंग करना सीखो आंसर को, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, 5 की जगह चाहे 4 क्वेश्चन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो थॉट प्रोसेस इवॉल्व होना चाहिए कि हमें सोचना कैसे, हमें लिखना कैसे है, इम्बाइब कैसे करना है। क्वेश्चन थर्ड करेंगे अगला। A positive attitude is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress। आप एज ए ब्यूरोक्रेट आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा क्योंकि आपको ये काम भी करना है, मिनिस्टर का भी है, पब्लिक को भी सुनना है। अब मान लो फ्लड्स आ गए पंजाब में, तो उन ब्यूरोक्रेट्स को तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी अपना घर देखेंगे कुछ, वो तो काम ही करेंगे, तो वो स्ट्रेस है उनका। अब वो तुम्हारा एटीट्यूड है कि तुम उसको सर्विस मान रहे हो या स्ट्रेस मान रहे हो, तो जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा वो उसको क्या मानेगा, सर्विस है यार, मैं करना है, मेरी ड्यूटी है, बाकी यार इतनी मजबूरी आ गई मेरे ऊपर, स्ट्रेस आ गया। तो आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट who is often required to function under extreme stress। what contributes to positive attitude in a person। तो किसी पर्सन में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आता है। Then, पहले तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताओगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट मेरे ऑप्टिमिज्म। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब केवल ये नहीं है कि ऑप्टिमिज्म अच्छा ही अच्छा होएगा, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स नॉट मेरे अबाउट ऑप्टिमिज्म बट अ कंस्ट्रक्टिव, जो पॉजिटिव सोचता हो, कंस्ट्रक्टिव, रिजिलियंट, कोई दिक्कत आ रही है तब भी वापस बाउंस बैक करना, रिजिलियंट, तो ये वर्ड आ रहे थे, कंस्ट्रक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, तो यही पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज आएगी, लिखो, अगली बार जब पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तो ये वर्ड आने चाहिए आपके अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड की जब भी बात होगी तो वर्ड्स आएंगे, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, बस वर्ड से याद कर लो, वहां तो लिख लोगे फिर तुम। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, रिजिलियंट होता है, रिजिलियंट, और प्रोएक्टिव होता है। क्योंकि जो डिप्रेस होगा वो नहीं करेगा नेगेटिव, प्रोएक्टिव वही रहेगा जो पॉजिटिव रहेगा, आगे की सोचेगा आप क्या करना है। तो ये 4 बातें आपको लिखनी थी। दैट इनेबल अ सिविल सर्वेंट टू परफॉर्म ड्यूटी एफिशिएंटली अंडर प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस, ठीक है। और फिर इट स्ट्रेंथन, क्या करेगा ये, एथिकल गवर्नेंस या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस या फिर एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो यही वर्ड आपको लिखने होते हैं कि ये चीज चाहिए होती है, इससे ये फायदे होंगे और ये रिजल्ट आएगा इसका, ये इंट्रोडक्शन में लिख दिया आपने। अब आप बताओगे कि जो क्वेश्चन लगी, बट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और क्या क्या पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट होगा। तो पहला देखो, वैल्यू ओरिएंटेड अपब्रिंगिंग। अगर किसी की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, वैल्यू बेस्ड है, तो वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो रिस्पॉन्ड भी फिर ऐसे करेगा। अब वैल्यूज में उसको क्या सिखाया गया अर्ली चाइल्डहुड में, जैसे अर्ली सोशलाइजेशन, ये आपने वर्ड पढ़े होंगे सारे, फैमिली का रोल है, स्कूल है, इस टाइप पे अगर उनमें इंस्टिल वैल्यूज लाइक एम्पैथी, सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड, तो फिर उस बच्चे में क्या आता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। या फिर उसको ऐसी वैल्यूज दी गई हो निष्काम कर्मा की, ठीक है। एक हमने कल बात की थी इक्वानिमिटी की, कि चाहे अप्स आए चाहे डाउन आए, हमारा वैल्यूज या फिर हमारा जो इमोशन है वो काम रहना चाहिए, इक्वानिमिटी वाली। तो ऐसी वैल्यूज अगर आप इंस्टिल करते हो तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पहला तो वैल्यू ओरिएंटेड अपब्रिंगिंग हो गया। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो, अपने बारे में आपको पता है यार इस टाइम पे मैं ऐसा रिस्पॉन्ड करता हूं, या इस टाइम मेरे को गुस्सा आ सकता है, या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप समझते हो सिचुएशन में कैसी बात करनी है, तो ये क्या, ये सब किसके पार्ट है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के। तो ऑफिसर जो देखा गया इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, देवर एम्पैथेटिक टू द अदर्स कंसर्न। तो मणिपुर वायलेंस में ये देखा गया था, उन्होंने एम्पैथेटिकली क्या किया, कम्युनिकेट किया, और वायलेंस को कब किया, बिकॉज द ऑफिसर वर इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन काम द कम्युनिटीज ड्यूरिंग द मणिपुर वायलेंस। और इसमें एक बात थी,
ईआई जब भी होगा जो इमोशनल इंटेलिजेंट रहेगा यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ईआई आपका प्रिवेंट्स एस्केलेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो एस्केलेशन मतलब कि कोई भी चीज बढ़ने से उसको रोक देता है। अगर कम्युनल वायलेंस हो रहा है कोई, उसको बढ़ने से रोक देगा अगर ऑफिसर क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड से। नेक्स्ट इज द ग्रोथ माइंडसेट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ग्रोथ। ग्रोथ इन द सेंस, अगेन इन दोनों में पंजाब वाला एग्जांपल फिट होता है फ्लड्स का। एक आईएएस ऑफिसर है एक पर्टिकुलर विलेज में जहाँ पे फ्लड्स आ गई है, वो कहेगा यार यहाँ पे आनी थी फ्लड, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे होनी थी, स्ट्रेस हो गया, मैं कैसे करूंगा मैनेज। दूसरा उसको ग्रोथ माइंडसेट से ले रहा है कि नहीं भाई इसको देखो, इससे क्या मैं इनोवेट कर सकता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन को हम बेनिफिट कर सकते हैं, आगे कभी फ्लड आए तो लोग ऐसे टैकल कर ले उसको। तो ऐसा ग्रोथ माइंडसेट होता है, अपने आप ही तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा तुम्हारा एक्शन बदल जाते हैं अपने आप। पहले तुम डरे हुए थे कैसे करेंगे, फंस गए, तुम बैठे हो, अब तुम्हें लग रहा है मेरे को कुछ ऐसा करना है कि फ्लड्स अभी भी आपके प्रोटेक्ट कर रहे लोगों को, और आने वाले टाइम में भी एक बेटर सॉल्यूशन में क्रिएट करके जाऊं, एग्जांपल क्रिएट करके जाऊं। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट। तब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हो। चैलेंज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस को आपने क्या माना है, इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज द पर्पस ड्रिवन मोटिवेशन, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। तो वेबर कहता था कि एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक ऑफिशियल्स को, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कीप्स मोरल हाई। आप ये कभी भी देखना, जैसे मैं भी यहाँ पे जब काम आते हैं, हम सुबह दिल्ली से काम करते हो, कभी भी मेरे को ये नहीं लगता आज मेरे को छुट्टी करनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी है, पर्पस है कि आपको पास करवाना है। तो कभी मेरे को ये लगता नहीं है कि ये स्ट्रेस है मेरे लिए। तो ऐसे आप लोगों के लिए जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी ड्यूटी है लोगों को सर्व करना, तो कभी भी आपको उसका स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, इट कीप्स द मोरल हाई। तो इससे आपका मोरल फिर हाई रहेगा। आपको ये नहीं किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है ना। तो ऐसा नहीं होता, मुझे भी किसी को ये नहीं, मुझे कोई मोटिवेट करे तब मैं तुम्हारी आंसर राइटिंग कराऊंगा, तब मैं कोई नया कोर्स लाऊंगा, क्योंकि ये अंदर से सेल्फ ड्रिवन होता है, क्योंकि सेंस ऑफ ड्यूटी हाई है। तो अगर आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी हाई है, आपको मन है सर्व करने का, तो आपको स्ट्रेस होगा नहीं उस काम से। दे व्यू स्ट्रेस एज अ सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस ड्रिवन मोटिवेशन होना चाहिए, तो एटीट्यूड का रहेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल एंकरिंग एंड माइंडफुलनेस। ये कई बार हेल्प करता है। हम सब कुछ काम कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना, योग करना, कभी आप मेडिटेशन करना, कभी आप कोई एक्सरसाइज करना। मतलब ये मेरा भी रूटीन फिक्स है, मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ तो मैं 1 घंटा स्पोर्ट्स मतलब कुछ खेल के आता हूँ, या रनिंग करूंगा या वेट जो भी करूंगा अपना, 1 घंटा खेल के आते हैं। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कई लोग योगा करते हैं। तो इन सब चीज से तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। 1 घंटा जो तुम अपने साथ स्पेंड करते हो, उसमें तुम्हें कुछ थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट बाहर जाते हैं, और पूरा दिन अगले दिन भर क्या करना है वो थॉट्स आते हैं तुम्हें। फिर तुम बॉडीली फिट रहते हो। और जब भी आप बॉडीली फिट रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे शेड्यूल के अंदर भी डालता हूँ, आधा 1 घंटा अपने आप को दो, वॉक करो या कुछ भी करो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है। तो ये करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी स्पिरिचुअल एंकरिंग और माइंडफुलनेस, मतलब तुम्हें पता दो तुम कर क्या रहे हो, दिन भर तो काम ही कर रहे हैं, सुबह 1 घंटा कोई नहीं होता उस टाइम मेरे साथ, तो उस टाइम हम माइंडफुल हो पाते हैं यार, सच्ची में जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं क्या, और कैसे बेटर कर सकते हैं। और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज कर लो, और मेडिटेशन करो या योग करो, कुछ भी करो उस चीज से। तो वो बहुत जरूरी है तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। कई बार तुम्हें कुछ सॉल्यूशन सॉल्यूशन तुम्हें तुम्हें कोई नहीं देगा, सॉल्यूशन तुम्हारी प्रॉब्लम के तुम खुद ही दोगे। पर तुम अपने आप से बात तो करो, क्योंकि तुमने इतना एक्सपीरियंस किया होता है, इतनी चीजें पढ़ी होती है, सुनी होती है, सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा। पर अपने आप को टाइम दो। तो इसलिए जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पिरिचुअल एंकरिंग एंड माइंडफुलनेस। ऐसे वर्ड डालने हैं एथिक्स के अंदर, ऐसे के अंदर भी डालने हैं, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है बस सारा मैकेनिकल आंसर लिखना है आपने, क्योंकि जो चेक कर रहा होगा वो भी एक्सपीरियंस होगा, वो समझता होगा इसकी वैल्यू और बच्चे ने बात समझी है, ना कि रटे रटाई कुछ चीजें लिख दी है। नेक्स्ट इज द सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। ये भी सोचो, आपका वर्क एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आपने, अब मान लो कोई ब्यूरोक्रेट है, उसने अच्छा काम किया और उसने क्या कर दिया, आपने उसका ट्रांसफर करवा दिया, तो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा वो, है ना। लेकिन वर्क एनवायरनमेंट ही अच्छा है यार, पर्टिकुलर स्टेट में बड़ा अच्छा हो रहा है, तो जब वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो अपने आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड रीइंफोर्स होता है और फिर वो काम और बढ़ जाता है। तो वर्क एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, आगे समझ में। अब यही क्वेश्चन आया था इस बार के 2025 में, कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक दो क्वेश्चन और आ रखे हैं कि एक ही ब्यूरोक्रेट है, उसको एक सिचुएशन, मान लो एक दूसरा ब्यूरोक्रेट है, सिचुएशन एक ही है, तो एक पर्सन उसमें अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरे पर्सन उसमें अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिकॉज उनका एटीट्यूड अलग था, और उस एटीट्यूड से उनकी लाइफ चेंज हो रही है, यानी कि एक्शन भी चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन आया था इस बार। और ये वाला क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन दोनों को मिला के जो इस बार 2025 का क्वेश्चन आया था वो टैकल हो जाता। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ पीवाईक्यू की थीम कैसे रिपीट हो रही है। मैं हर पेपर में आपको ये बताता हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन आया था और इन क्वेश्चन से क्वेश्चन टैकल हो जाता। तो इस बार का क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपका 2022 में और क्वेश्चन नंबर 3 आया था 2020 में। तो 20 और 22 वाला एटीट्यूड का क्वेश्चन जो है उसको अगर आप ढंग से फ्रेम कर लेते थे आज, तो 25 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आपका, जो आज मैं कराऊंगा 25 वाला। उसकी लाइन कंक्लूजन में लिखी है, इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज द सिचुएशन, चैलेंज टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। सिचुएशन तो अब नहीं बदल सकते, फ्लड्स तो आ गई अब उसको थोड़ी बदल सकते हो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, उसको कैसे काम करना है। और इस बार का पेपर का क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन चेंज देयर लाइफ बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड। अगर आपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया अपना, तो लाइफ बदल जाएगी आपकी। तो उन सबसे, उन वर्ड से वो आ जाता है आपके दिमाग के। बिल्कुल सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप बाकी बच्चों से बेटर प्लेस्ड होगे आंसर लिखने के उसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर काम किया है। आपने 2-3 एग्जाम्पल सुने हैं मेरे से, 3-4 कीवर्ड नोट किए हैं, ऑलरेडी अपना दिमाग चला चुके हो। एक ही क्लास में हम 4-5 एक्टिविटी कर रहे हैं एक साथ, जहां पे तुम लोग लिख रहे हो, पहले अपना दिमाग चला रहे हो, फिर मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ आपको, 3-4 मैं कीवर्ड लिखवा रहा हूँ, 1-2 डायग्राम बनवा रहा हूँ, फिर घर जाके आप मॉडल आंसर पढ़ रहे हो। इतनी होलिस्टिकली हम काम को कर रहे हैं। फिर घर जाके तुम अपना अगले दिन का ही पढ़ते हो, यानी कि पढ़ के भी आ रहे हो उस चीज को। तो इसको रिग्रेसली कर लिया अगर दिसंबर तक, तो तुम बहुत हाई लेवल पे रहोगे बाकी बच्चों के मुकाबले। तो फिर कैसा भी क्वेश्चन है किसी भी टेस्ट सीरीज का आएगा, इसी को मैं सुपर पावर बोलता हूँ कि वो सुपर पावर इनकलकेट कराने तुम्हारे अंदर दिसंबर तक। फिर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अच्छा अच्छा वो इस क्वेश्चन से आया था, पीवाई की इस थीम से आया था, अब मैं इसमें ये लिखूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी इन्हीं थीम से बननी है, वो कहां से आएंगे अलग समझ में। ठीक है चलो, करो अगला। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ क्या था, हाँ फोर्थ, our attitude towards life, work, other people and society are generally shaped unconsciously by the family and the social surrounding in which we grow up। ये तो पता है, ये फैमिली और सोसाइटी हमारा एटीट्यूड कई बार शेप करती है। Some of these unconsciously acquired attitude and values which are often undesirable in the citizen of modern democratic and egalitarian society। उनमें से कई अनडिजायरेबल एटीट्यूड भी हम क्या करते हैं, इनग्रेन कर लेते हैं, that are not required in the today's democratic and egalitarian society। Discuss such undesirable value prevalent in today's educated Indians। तो ऐसी आज के टाइप पे जो एजुकेटेड इंडियंस है, तो हमारे यहाँ पे ऐसी कौन सी अनडिजायरेबल वैल्यू अभी भी है, वो बतानी है आपको पहले तो। ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर बताओगे आप, हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स बी चेंज्ड एंड सोशो एथिकल वैल्यूज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक सर्वेंट्स सर्विसेज बी कल्टिवेटेड इन द एस्पायरिंग एंड सर्विंग सिविल सर्वेंट्स। तो ये वाली वैल्यूज कैसे हम हटा सकते हैं, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वैल्यू है वो कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भले ही कितना बड़ा, उसको माइंड में ब्रेक करना सीखो, इसलिए बोल के ब्रेक करके तुम्हें समझा रहा हूँ। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है और 3-4 कीवर्ड को हाईलाइट करके लिखो इसको। 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। देखो भैया, अभी भी ऐसे कौन से नेगेटिव एटीट्यूड है जो सोसाइटी में है ना, अनडिजायरेबल वैल्यूज जो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। तो पहला है कास्टिज्म एंड एलिटिज्म, ठीक है ना। अभी भी हम कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो उसका आप एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना, कैसे एग्जाम्पल दो, इंस्टीट्यूशनल कास्ट बायस लीडिंग टू द सुसाइड ऑफ द रोहित वेमुला, जो एक दलित कम्युनिटी से था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो रोहित वेमुला का, जिसने सुसाइड कर ली थी बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बायस। नेक्स्ट, जेंडर बायस एंड पैट्रियार्की, अभी भी क्या है, सन मेटा प्रेफरेंस, सन की प्रेफरेंस, ठीक है। और इवन सम आर डिस्कम्फर्ट विद द वीमेन इन द लीडरशिप रोल। तो ये क्या है, आपकी अनडिजायरेबल वैल्यूज है जो सोसाइटी से जानी चाहिए। थर्ड इज द मटेरियलिज्म एंड हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस, कंज्यूमरिस्ट कल्चर, मटेरियलिज्म, ये भी अनडिजायरेबल वैल्यू है। हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस इन द सेंस विनिंग एट एनी कॉस्ट एटीट्यूड। तो देयर इज अ राइज ऑफ द विनिंग या सक्सेस एट एनी कॉस्ट माइंडसेट। अब चाहे उसके लिए चीटिंग करनी पड़े, चाहे अनफेयर मीन सेटअप करना पड़े, पर सक्सेस आनी चाहिए। दिस इज अ अनडिजायरेबल वैल्यू। यहाँ पे आप
व्यापन स्कैम का दे सकते हो, कोई भी स्कैम का है, या फिर पेपर लीक करके जो पास होते हैं वो भी सब एग्जांपल है इसके। मटेरियलिज्म या फिर हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब क्या अनडिजायरेबल वैल्यूज है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, मैंने 5 लिखी है, आप और भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज एन ओपन एंडेड आंसर राइटिंग, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बस रेलिवेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हो। इन डिफरेंस टू द पब्लिक गुड्स एंड सिविक ड्यूटीज, जो हमारी ड्यूटीज है या जो पब्लिक गुड्स है उनके प्रति हम इनडिफरेंट है, तो वो भी एक अनडिजायरेबल वैल्यू है। आपको खा पी के कूड़ा रोड पे फेंक रहे हो, दिस इज अनडिजायरेबल। ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हम, अनडिजायरेबल। वोटिंग बिहेवियर हमारा ऐसे, हम वोट देने नहीं जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कुछ भी सिलेक्ट हो रही है, फिर हम, तो ये सब क्या अनडिजायरेबल है वैल्यूज। नेक्स्ट इज द करप्शन के, अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये सब क्या है अनडिजायरेबल वैल्यूज है। इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आप एक कोट लिख सकते थे जो मेरे को अभी याद आई इसमें, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये भी कोट आई हुई है, तो यहाँ पे लिख दो आप, अगर आप इनडिफरेंट हो तो यहाँ पे कोट अनकोट करके, बिकॉज इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वर्ड्स थोड़े देख लेना ऊपर नीचे ना, पर सेंस बननी चाहिए। एग्जैक्ट में मेरे को भी याद नहीं, बस थॉट ही आ गया था दिमाग में। तो ऐसे कोई बार कोई चीज आती है आपको, तो आपको इनजस्टिस के खिलाफ भी बोलना चाहिए। ये वैल्यू क्या है, डिजायरेबल है। और लेकिन आजकल लोग क्या हो रहे हैं, अपेथेटिक हो रहे हैं, तो ये अनडिजायरेबल वैल्यू है। तभी तो करप्शन का वर्ड यूज किया यहाँ पे, करप्शन इज अनडिजायरेबल, है ना। इसके खिलाफ अगर हम नहीं बोल रहे, अपेथेटिक हो रहे हैं अगर इसके खिलाफ, ठीक, इनडिफरेंट हो रहे हैं या फिर, तो इट इज अनडिजायरेबल। ठीक है। कम्युनल और रीजनल चुआविज्म, अगर ये भी बढ़ रहा है कि मेरा रीजन ही अच्छा है, मेरे, या हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं रिलीजियस बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे, तो वो भी, जैसे पर्टिकुलर रीजन में अगर कहते हैं कि भाई मराठा इस फॉर मराठी, अगर वो जो चला था वहां पे, तो ये सब गलत है। अगर यहाँ पे बोले चंडीगढ़ में, या फिर पंजाब में बोले कि पंजाब इस फॉर पंजाबी, तो ये सब गलत है। अपने रीजन से प्यार करना है, लेकिन होलिस्टिक में बाकी भी देखना है। तो ये रिलीजियस आपका, या फिर कम्युनल, या फिर रीजनल चुआविज्म, ये अनडिजायरेबल है। इंटॉलरेंस टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी चल रहा था जो प्रोटेस्ट कल परसों, वहां पे कह रहे थे ऑस्ट्रेलियंस के लिए पूरा जॉब सॉब सो सारी, तो ये दिस इज अनडिजायरेबल, क्योंकि अब क्या है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना। अब सेकंड पार्ट क्या था इसका भाई, कि कैसे हम कल्टीवेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मिंग दिस एटीट्यूड, ताकि पॉजिटिव वैल्यूज कल्टीवेट करें। तो सेकंड देखते हैं हम क्या करेंगे चेंज। क्वेश्चन नंबर 4, सारे मैंने मॉडल आंसर तरीके से विद केस स्टडी दे रखे, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये अनडिजायरेबल एटीट्यूड कवर कर लिया। अब देखो, ट्रांसफॉर्मिंग एटीट्यूड एंड कल्टीवेटिंग सोशो एथिकल वैल्यूज इन द सिविल सर्वेंट्स, तो ये बेसिक बात है, आप कहीं पे भी आप लिख सकते हो। कैसे आप वैल्यू चेंज करते हो, थ्रू द एथिकल ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिव एजुकेशन, फाउंडेशन कोर्सेज इन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग मस्ट इंटीग्रेट मॉरल डायलेमा, वर्च्यू एथिक्स एंड केस स्टडीज। तो उनको आप ट्रेन करो कि ऐसे होगा सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एजुकेशन हो, जो क्वेश्चनिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, सिचुएशंस दी जाए। Labasna has begun modules on empathy and integrity to cultivate practical wisdom in Aristotle's sense. Mentorship by ethical role models, ठीक है। Young officers should be guided by the senior civil servants for probity, फिर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। Promoting constitutional and humanistic value, सिविल सर्वेंट मस्ट इंटरनलाइज द प्रीएम्बल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक तो आप ले लो अपनी ट्रेनिंग लिख लो, जैसे इस पे हाईलाइट कर लो, या तो ट्रेनिंग के थ्रू, पर यहाँ पे एथिक्स का पेपर तो लिखोगे एथिकल ट्रेनिंग। एक लिखो लर्निंग बाय रोल मॉडल्स, जो अच्छे रोल मॉडल है उनसे लर्न कर लो। ये ऐसे बस वर्ड हाईलाइट कर लो, रोल मॉडल्स, एथिकल ट्रेनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू। इसके अंदर का तो आप लिख लोगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू पता ही है आपको, वो इम्बाइब करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी बातें, ठीक है। अब देखो, जो ऊपर वाला पार्ट था अपना कि पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, वो किसका पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। तो ये सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज होंगी तो आप वो गलती करोगे नहीं, अनडिजायरेबल वैल्यू करोगे नहीं, है ना। विमेन के लिए मान लो रिस्पेक्ट ना करना, तो वो क्या अनडिजायरेबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट भी है कि आपको विमेन की रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर आपने ड्यूटी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू इम्बाइब कर ली, तो अनडिजायरेबल वैल्यू अपने आप ही हट जाएंगी, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर, नॉट टू डू एनी एक्ट विच आर लाइक डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को ढंग से फॉलो कर लोगे, ह्यूमन वैल्यूज को ढंग से फॉलो कर लोगे, तो अपने आप वो अनडिजायरेबल वैल्यू है वो हट जाएगी। या आपको रोल मॉडलिंग के थ्रू समझा दिया जाए, या आपको ट्रेनिंग दे दी जाए, ऐसे दिमाग इसको देख के मत पढ़ाई करो। वर्ड्स उठाओ और सोचो। जैसे मैंने वर्ड उठा लिया, मैं कहानी बनाने लग गया अपने दिमाग में, तुम ऐसे कहानी बनाओगे, सोचोगे, लिंक करोगे, तो अगली बार तुम्हें याद आ जाएगा।
ये इतना सारा याद नहीं होएगा ऐसे कभी भी। वो वर्ड्स मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, अंदर अंदर तो लिख लेंगे कुछ ना कुछ बना के। पहले वर्ड याद होना जरूरी है, दिमाग में पहले स्ट्रक्चर बनता है। जैसे स्ट्रक्चर बना अंदर तो लिख लेंगे हम दो लाइन, उतना ही स्कोप है हमारे पास, एक या दो लाइन लिखने का, उतना हमें आ जाता है। लेकिन हमारे पास जब स्ट्रक्चर नहीं होता हमारा, फिर हमारा टाइम लगता है। कई बच्चे कहते हैं टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें अपना स्ट्रक्चर ही नहीं है उस चीज का। अब पॉजिटिव एटीट्यूड बोलूंगा तो वो चार पांच बातें जो लिखवाई थी मैंने, रिजिलियंट, ऑप्टिमिज्म, ऐसे याद आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, तो फिर लिख लोगे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक बोलूंगा तो टॉप डाउन, एम्पैथी, एम्पैथी, वो सारे वर्ड आएंगे तो लिख लोगे। तो बस वर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स, हो जाएगा आंसर। एथिक्स में इजी है थोड़ा काम। ठीक है, कम्युनिटी इमर्जन एंड फील्ड वर्क, कम्युनिटी में उनको लेके जाओ, कैसे काम होता है पता चलेगा, तब जाके पता रियलिटी। ठीक है, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, फिर ये आ गया माइंडफुलनेस। ठीक है ना, टेक्निक्स लाइक विपासना एंड नेचर, स्टोइक, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी भी काफी जगह आ रहा है। अगर ये सब बातें हम करेंगे तो एक एथिक्स अपने आप हो जाते हैं। तो अब ये बात समझ रहे हो, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी डाल दो, ये सबसे आपका एटीट्यूड, वो सब पॉजिटिव चीजें आएंगी आपके अंदर। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस लिंक टू एथिकल कंडक्ट, जो एसीआर रिपोर्ट्स होगी मान लो, ठीक है, या प्रमोशन के लिए हो गया, जो भी आपकी ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स उनमें एथिकल कंडक्ट डालो। किसने एथिकल कंडक्ट, उसको वेटेज ज्यादा दो थोड़ा। अगर ऑफिसर एथिकल है तो उसको ज्यादा अप्रेजल मिलना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशंस मिले, एंड रिवॉर्ड शुड बी टाइड टू इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, thereby institutionalizing the consequences ethics where public welfare is the। अब आपने क्या किया, एथिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज ही कर दिया कि भाई आपका प्रमोशन, आपको इंसेंटिव तब ज्यादा मिलेगा जब आप एथिकल बिहेवियर शो करोगे। कहने की बात नहीं कि आपने इंस्टीट्यूशन में डाल दी थी, तो इसको क्या कर दिया आपने, इंस्टीट्यूशनलाइज। ठीक है, फिर एक और केस स्टडी, तो हर क्वेश्चन में आपको एक केस स्टडी मिलेगी जो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। 2025 की है रिसेंट केस स्टडी, ठीक है, ये करके आप डाल दो। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। 2016 में आया था, क्योंकि उस टाइम स्वच्छ भारत अभियान आया था। अब इस टाइम कोई और प्रोग्राम आया गवर्नमेंट का, फिर बस वो वहां पे यही कर देगा, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ डैश, कोई भी प्रोग्राम दे देगा। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किसी भी प्रोग्राम में अगर सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसलिए पीवाई को करवा रहा हूँ। ये अगली बार कुछ किसी और प्रोग्राम का आ गया तो फिर आप यही पैरामीटर डालोगे, तब आपको पता चलेगा पीवाईक्यू का बेनिफिट क्या है। क्वेश्चन सेम नहीं आएगा स्वच्छ भारत का, किसी और का आ जाएगा, पर आपका स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा, इसलिए करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। करो 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। अरे भाई देखो, ऐसे डायग्राम आपको बनाने एग्जाम में, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डायग्राम्स। कि आप ये एथिक्स में कॉमन डायग्राम है जो यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा, कि आपने क्या इनपुट दिए किसके अंदर और उससे क्या आउटपुट निकले। आगे समझ, इसको बोलते हैं क्या, इनपुट आउटपुट डायग्राम। तो क्या था आपका प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, उसको सेंटर में लिख लो। उसमें आप ये इनपुट दे रहे हो और उससे ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो क्या इनपुट दिया था आपने यहाँ पे, परसुएड किया लोगों को और सोशल इन्फ्लुएंस किया थ्रू डिफरेंट मीन्स। ये डिफरेंट मीन्स है, इसके क्या मैंने यहाँ पे लिखा, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के डिफरेंट मीन्स आपने इनपुट में दिए। क्या क्या किया आपने, मोरल अपील की लोगों से, प्लीज मान जाओ, ऐसे करो, मोरल अपील। ठीक है ना, दूसरा क्या किया आपने, रिवॉर्ड्स किया, उनको रिवॉर्ड्स दिया, आप ऐसा करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, पूरे गांव को अवार्ड मिलेगा। ये सब हम क्या कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की टेक्निक लगा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उनको बिहेवियर चेंज करवाया उनका। ठीक है, कैंपेन चलाई, बंद दरवाजा बंद कैंपेन, इस तरीके से ना। हमने रोल मॉडल्स को यूज किया, अमिताभ बच्चन खुद आए उसमें, है ना। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ आपका स्पीकर हुई, है ना, जो करते थे मैसेज डिलीवरी के अंदर, परसुएशन के अंदर किए थे ना। ये सारे जो तुमने थ्योरी में पढ़ा था उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है अब यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज द कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप को लेके आए, तो ये सब हमने टूल्स यूज किए अपने सोशल इन्फ्लुएंस के और परसुएशन के। ये इनपुट हमने डाला स्वच्छ भारत मिशन में। अब इसका फायदा देखो क्या हुआ, तो इसके ये आउटपुट निकल के आए कि इट चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू सैनिटेशन। केवल टॉयलेट नहीं बने, वहां पे बिहेवियर ही चेंज हो गया लोगों का कि भाई स्वच्छता रखनी है हमें। इट चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर और रिलेटेड टू सैनिटेशन। इट नॉट जस्ट ओनली कंस्ट्रक्टेड द टॉयलेट्स, बट बिहेवियर चेंज हो गया लोगों का, एटीट्यूड चेंज हो गया टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस। ये इंपॉर्टेंट बात है, एथिक्स से परे, इसलिए आपको लिखना है इन सबसे। इट चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू सैनिटेशन। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस हुए आपके,
ठीक है, विमेन की डिग्निटी इंश्योर हुई, है ना। नेक्स्ट, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने अपनी समझी, गंदगी नहीं फैलानी है, ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट इज द इम्प्रूव्ड हेल्थ, हेल्थ केयर भी इंप्रूव होगी नो प्रॉब्लम। ये सब इसके फायदे हुए, एक डायग्राम में आप दिखा सकते थे इस तरीके से। इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है मैंने, स्वच्छ सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन रिफ्लेक्ट द एथिकल एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशन नहीं लिखा है, एथिकल एप्लीकेशन ये करना है आपको। तो सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन रिफ्लेक्ट द एथिकल एप्लीकेशन किसका, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ परसुएशन का, ठीक है। अलाइनिंग द पब्लिक ड्यूटी विद द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो केवल पब्लिक ड्यूटी नहीं है कि फॉलो ही करना है, हमारे मोरल उसको कनेक्ट कर दिया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब जाके सक्सेस हुआ ये। अब आप बताओ किन किन मेथड को यूज किया था, कैसे किया था, वो सारा मैंने आपको मॉडल आंसर में दे रखा है, इसको पढ़ लेना। अलग अलग मेथड ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई सोशल नॉर्म्स एंड पीयर प्रेशर, ये सब हम कर रहे थे ना, पीयर प्रेशर सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर। तो जो सोशल इन्फ्लुएंस की थ्योरी जो आपने पढ़ी थी वही मैंने यूज किया है, और पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिया कि कम्युनिटी लैंड टोटल सैनिटेशन एनकरेज विलेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर फॉर द टॉयलेट यूसेज। तो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू कैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, एक विलेज ने देखा यार इसके हेल्थ के बेनिफिट बहुत है तो हम भी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, ये सब किसका पार्ट है, सोशल इन्फ्लुएंस का। तो ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में डिफरेंस क्या है, वो मैंने आगे टेबल में दे रखा है आपको, कि परसुएशन क्या है, एक डेलिबरेट एक्ट है किसी का बिहेवियर चेंज कराने के लिए। सोशल इन्फ्लुएंस क्या एक ब्रॉड प्रोसेस है जहां पे अलग अलग तरीके से आइडिया हम सब करते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो चेंज करता है बिहेवियर को। तो ये ऊपर आ रही थी टेबल पर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना नहीं है ये, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दे दिया आपको ये टेबल, ठीक है। फिर आप अलग अलग टूल बताओगे कैसे, पब्लिक रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, ये भी सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है, किसी विलेज को अवार्ड मिलेगा तो दूसरा भी अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट इज द सोशल प्रूफ इन मीडिया, आजकल ये बड़ा चल रहा है यार, अच्छा मेरा गांव हो गया मैं अपनी सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, अच्छा मेरा हो गया, तो लोगों को लगता है अब कहीं हमारा गांव ना छूट जाए। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, यार सबने फोटो डाली अपने ओडीएफ फ्री विलेज की, हमारे विलेज की क्यों नहीं आई फोटो, तो हम भी ओडीएफ फ्री करते हैं और अपनी फोटो डालते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे उस तरीके से। तो ये सोशल प्रूफ इन मीडिया, ठीक है, ये बैंड वैगन इफेक्ट डाल देना। फिर वो था रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, ये है रोल ऑफ परसुएशन, इमोशनल अपील, ठीक है, कैंपेन अपील टू डिग्निटी हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशली फॉर वुमेन। तो पर्टिकुलर टारगेट किया हमने लोगों को, यार देखो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी बहन आपकी घर वाले उनके क्या इज्जत और वो सारी डिग्निटी की बात की, तो परसुएड हुए लोग, अच्छा ऐसा है क्या, तो इन परसुएशन हुआ, ठीक है ना। फिर मास मीडिया कैंपेन चलाई, वीडियोस सॉन्ग्स बार बार वो आ रहे हैं, स्ट्रीट प्लेज हो रहे हैं, तब जाके ये टोटल होलिस्टिक प्रोग्राम को सक्सेसफुल होता है। तो नॉट ओनली पॉलिसीज की बना के छोड़ दिया, उसमें साथ साथ आपका सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन भी होना चाहिए, तब जाके वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, इसलिए गवर्नमेंट इस पर फोकस करती है, परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस पे। और इसके तरीके अलग अलग, रिपीटेशन एंड विजिबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं, बस एक बार अमिताभ बच्चन कह के चला था नहीं, आपका रोज ही आ रहा है, फोन पे भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, अब कह रहा है यार कर ही लो ओपन डेफिनेशन, बार बार रिपीटेशन विजिबिलिटी, पोस्टर भी वही लग रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के ही, तब जाके वो परसुएड हो गया, टारगेटेड है, क्योंकि उसमें क्या था परसुएशन में टारगेटेड कर रहे थे बिल्कुल ना, इसलिए वो जो टारगेटेड है बिल्कुल वो मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो जनरल है वो सोशल इन्फ्लुएंस में यूज किया टेक्निक। तो जब आपको डिफरेंस पता होगा तभी तो आप उसको लिख पाओगे अलग अलग दोनों को। रेसिप्रोसिटी एंड कमिटमेंट्स, जब यहाँ पे क्योंकि टारगेटेड हर एक को क्या शपथ लो स्वच्छता की शपथ, अब आपने कमिटमेंट ही कर दिया तो आपको पूरा ही कर लो, तो ये होता है रेसिप्रोसिटी एंड कमिटमेंट, ठीक है। लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग, इवन पीएम मोदी टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, क्लीनिंग विद ब्रूम, तो क्या होगा, रोल मॉडल्स आए, लीडरशिप आए, तो उन्होंने परसुएड किया, इसलिए जाके सक्सेसफुल हुआ था। अगर तुम्हारी क्लैरिटी है इस चीज को लेके, अदरवाइज तो कॉमन तो लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जिसने 5 पॉइंट अलग लिखे उसके 5, उसके ऑब्वियसली उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे थोड़े, वो शो कर रहा है उसकी क्लैरिटी कितनी है दोनों कॉन्सेप्ट में एग्जाम में, या 0.5 नंबर ज्यादा मिले उसको, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इस बार का है, एक बार घर पे ट्राई कर लेना इसको, मैंने आंसर दे दिया। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन, ये इस बार आया था 2025 में, इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड। ये आपको प्रैक्टिस करना है, 2025 का इस बार ही है, ठीक है। तो कैसे आप अपने एटीट्यूड को चेंज करके, है ना, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, वो हमें देखना था। इसमें एक दो एग्जांपल आपको पर्सनल लाइफ के जरूर डालने हैं, जैसे
मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हैं, इसमें दे दूंगा आपको मैं। जैसे मैं एक एग्जांपल है, एक स्टूडेंट था, फियर टू कॉन्फिडेंस, अ स्टूडेंट हु वंस फियर्ड पब्लिक स्पीकिंग बट consciously cultivated a positive towards it, joining debates, practicing with peers, eventually gained the confidence, लाइफ चेंज किया, ओपन अपॉर्चुनिटी खोल। देखो एक स्टूडेंट था, वो डरता रहता था बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग से, है ना, पर उसका एटीट्यूड क्या था, पहले तो डरा हुआ था, फिर उसने एटीट्यूड चेंज किया, यार कोई नहीं, पार्टिसिपेट करके देखता हूँ, उसने एटीट्यूड चेंज किया, जब उसने पार्टिसिपेट किया, बार बार गलतियां की, पर वो सीख गया उसको, फिर इवेंचुअली वो आगे जाके एक बड़ा लीडर बना, पब्लिक स्पीकर बना। तो उसने एटीट्यूड अपना जब चेंज कर लिया, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, लाइफ चेंज होगी। ऐसे दो तीन एग्जांपल आप दे सकते हो इसमें, और कुछ पहले बता दें क्या क्या फैक्टर्स है जो एटीट्यूड को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम इसको आंसर को फ्रेम करेंगे। ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कल करेंगे, कल तो संडे है, मंडे को करेंगे हम टेस्ट नंबर 5।